नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए कर चले हम फिदा ये कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आप जानते हैं यह कविता जो यह गीत है कक्षा 10वीं में जो यह गीत लगा हुआ है ये हकीकत फिल्म 1965 में आई थी। यह फिल्म जो बनी थी भारत और चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह बनी थी। और उसी फिल्म के लिए यह गीत लिखा गया था। गीतकार कैफी आजमी है और उन्होंने देशभक्ति की ये गीत है और उसके लिए यहाँ पर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है इस गीत की। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय करेंगे, फिर कविता के बारे में करते हैं। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय करते हैं। कर चले हम फिदा ये शीर्षक है। कवि कैफी आजमी, जन्म 1919 उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 2002 में हुई। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हिंदी हृदय की कोमलताएं भी हैं। उन्होंने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। वे कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों भाई, बड़े भाई जो शायर थे और पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी दोनों मशहूर अभिनेत्रियां हैं। उनके 5 कविता संग्रह तथा अन्य कई गज़ल और नज्म में से कुछ विशेष हैं। झंकार, आखिर ए शव, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कवि परिचय के बाद कविता की जो मुख्य बिंदु क्या है उस पर हम विचार करते हैं। सैनिकों की देश पर कुर्बान होने की दृढ़ भावना, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना, मरते मरते भी अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, जिंदगी में खुशी मनाने के मौके अनेक पर बलिदान का अवसर एक बार, नौजवानों को देश पर बलिदान होने की प्रेरणा देना, धरती का खून से लाल होना, कुर्बानियों का रास्ता वीरान न होने देने की इच्छा, देश की रक्षा के बाद ही जश्न मनाने का अवसर प्राप्त होना, देश की रक्षा के लिए कमर कसने की पुकार, शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना, राम लक्ष्मण की तरह सीता रूपी भारत माता की रक्षा करना, ये कविता की मुख्य बिंदु है। ये मैंने पहले ही दे दिया। उसके बाद इस संदर्भ में हम इसकी व्याख्या करेंगे। देखते हैं कि पाठ सार क्या है। कविता का सार सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध का वातावरण इस गीत की पृष्ठभूमि है। इस गीत में कवि ने वीर सैनिकों के हृदय के भावों की अभिव्यंजना की है। सैनिक अपने बाकी साथियों से तथा देशवासियों से अंतिम घड़ी की विदा लेते हुए उन्हें संदेश दे रहे हैं, उन्हें मैसेज दे रहे हैं या उन्हें संबोधित कर रहे हैं। वह कह रहा है कि अपने सांस थमने तक तथा नब्ज के बंद हो जाने तक भी उसने हिमालय जो भारत की आन बान शान का प्रतीक है का सम्मान खंडित नहीं होने दिया। वह अपनी अंतिम सांस तक शत्रु से संघर्ष करता रहा क्योंकि देश के लिए बलिदान देने के अवसर रोज रोज नहीं मिलते। अब इस देश को देशवासियों के हवाले करते हुए सैनिक चाहता है कि देश का प्रत्येक नौजवान अपने खून से इसके सम्मान की रक्षा करे। कुछ सैनिकों के वीर गति पा जाने पर ऐसा न हो कि बलिदान का मार्ग सूना हो जाए। इस मार्ग पर निरंतर देशभक्तों की टोलियां आती रहनी चाहिए। अतः हर देशवासी को सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना होगा। सिर पर कफन बांधना ये मुहावरा है और ये मुहावरा आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। विजय की प्रसन्नता का अवसर तभी मिलेगा जब हमारा देश सुरक्षित रहे। सैनिक प्रत्येक देश प्रेमी नौजवान को राम और लक्ष्मण की भांति वीरता और धीरता के साथ भारत माता रूपी सीता की पवित्रता की रक्षा करने को कह रहा है ताकि कोई शत्रु रूपी रावण उसे छू भी न पाए। इस संदेश के साथ सैनिक भारतवासियों से अंतिम विदा लेता है। अब आगे देखते हैं कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब क्या है? फिदा, न्योछावर, हवाले, सौंपना, बांकपन, वीरता का भाव, ये इसके शब्दार्थ हैं। और जो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको उसी रिदम में पहुंचाने की कोशिश की जैसे मैं क्लास में सुनाता हूं पढ़कर, और फिर पहले तो मैं वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद फिर इस गाने को गाकर सुनाकर मैं करवाता हूं। तो मैंने कोशिश की कि पूरी क्लास को यहां उतार दूं। अब आगे देखिए क्या इसकी व्याख्या क्या है। युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अन्य साथियों से कहते हैं कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करना। हमारी सांसें अब रुकने लगी हैं, ठंड के कारण नाड़ी भी जमने लगी हैं, फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका। शत्रु से लड़ते लड़ते सिर कट जाने पर भी जरा दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी भी झुकने नहीं दिया। यह हिमालय जो है हमारी भारत भूमि की आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक है, और उस स्वाभिमान को भारतीय सैनिक बनाए रखने पर जिस तरह से बनाए रखा उस पर उन्हें गर्व है। स्वाभिमान होना भी चाहिए, हर एक देशवासी को यह को स्वाभिमान करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि उसने कभी भी कोई भी उनका ऐसा कर्म नहीं है, कोई भी ऐसा उनके द्वारा किए गए कार्य नहीं है जिससे हिमालय के की आन बान शान जो है वह मिट सके, खंडित हो सके। तो हिमालय अर्थात देश मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हमारे भारतीय सेना की यह विशेषता है, ये आप जानिए। अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और साहस से शत्रुओं का सामना किया। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं, अर्थात युवाओं को, जो भारतवासियों को, अर्थात देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, अतः इसकी रक्षा करना। काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं क्या है। कवि ने देश हित के लिए बलिदान की भावना को महत्व देने का वर्णन किया है। काव्यांश में उर्दू शब्दावली का प्रयोग कविता के सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है। भाषा भावानुकूल है तथा भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह सक्षम है। मरते मरते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वही अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। वीर रस का प्रतिपादन, वीर रस को इसमें प्रमुखता दी गई है। भाषा में गीतात्मकता व लयात्मकता का पुट है। आगे देखते हैं, आगे काव्यांश देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब देखिए, रुत मौसम, हुस्न सुंदरता, रुसवा बदनाम करना, खून खून जिसे रक्त कहते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां कैफी आजमी के गीत कर चले हम फिदा से ली गई है। इन पंक्तियों में शहीद होने के करीब पहुंचे सैनिक अपने नौजवान साथियों को जवानी की सार्थकता बताते हुए युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे भारतीय सैनिक जोश, उत्साह
और वीरता के प्रतीक हैं। और कह रहे कि देखिए, वे कहते हैं जिंदगी जीने के अनेक अवसर आएंगे, अनेक मौके मिलेंगे, किंतु देश की रक्षा करने के लिए, उस पर मर मिटने के लिए, उस पर न्यौछावर हो जाने के मौके हमेशा नहीं आते, बार बार नहीं मिलते। अतएव प्राण देकर भी देश की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। और जो युवावस्था खून में नहाने के लिए अर्थात अपने जीवन का बलिदान करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखती, वह सौंदर्य और प्रेम दोनों को बदनाम करती है। सौंदर्य का सच्चा प्रेमी वही है जो उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को उत्सुक रहता है। जी, युवाओं में जोश भरा जा रहा है। आज मातृभूमि दुल्हन के रूप में सजी है, जो सौंदर्य और प्रेम की प्रतीक है। इसे पाने और इसकी रक्षा करने के लिए खून में नहाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रयत्न में यदि प्राण भी चले जाएं तो कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। देखिए, यहाँ पर दुल्हन का ये चित्र उकेरा गया है। दुल्हन को मैं यहाँ पे समझता हूँ, मातृभूमि को दुल्हन के रूप में किया है तो दो तरह से है। एक, मातृभूमि जो है उसकी मांग को खून से भरा गया है, और दूसरा हरी भरी हमारी धरती। दूसरा जो चित्र मैं लेता हूं और बच्चों को मैं बताता भी हूं अपनी क्लास में कि दूसरा जो चित्र है कि मातृभूमि जो है हमारी धरती हरी भरी है, हरी धानी चुनरी उन्होंने धारण कर रखी है और मांग पर खून के मांग भरे हुए हैं, खून से मांग भरे हैं। और क्या है, मांग को ये जो है मांग भरी हुई है। क्योंकि खून रक्त जो है वह रक्त सैनिकों का रक्त है। इसलिए काव्य सौंदर्य में देखिए, देशवासियों को संबोधित करते हुए देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा दी गई है। जनसाधारण की सरल भाषा तथा उर्दू बहुल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। देशभक्ति का चरम रूप दर्शनीय, देशभक्ति बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर है। यहाँ पर ज्ञता से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। और ज्ञता है, प्रश्न बन सकता है कि गीत अमर क्यों हो जाते हैं, लोगों की जुबान पर क्यों गीत बस जाते हैं। आगे हम बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कह रहा है? कह रहा है कुर्बानियां बलिदान, वीरान सुनसान, काफिले समूह, फतह यानी जीत, जश्न यानी खुशी। ये देखिए, कह रहा है सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। देश की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात मौत के कफन। अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। युवाओं को संबोधित करते हुए सैनिक कहते हैं। अब देखिए काव्य सौंदर्य क्या क्या है। कवि ने देश की रक्षा हेतु बलिदान के महत्व को बताया है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। प्रस्तुत काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, उदाहरण दिया है। देश रस की वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। मुहावरे का मनोहारी चित्रण किया गया है। सर पर कफन बांधना मुहावरा है। आगे देखते हैं आगे की व्याख्या। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छून पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब देखिए यहाँ पर मुझे कोई और पिक्चर मिला नहीं, तो इस पिक्चर को मैंने उस जो आनंद जी उन्होंने बनाया था, रामानंद सागर जी ने, वहाँ से मैंने पिक्चर लेकर इसको यहाँ बनाया है। शब्दार्थ देखिए, जमी यानी जमीन, धरती, लकीर, रेखा। अब देखिए आगे इसकी व्याख्या क्या है। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा खींच भी लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ इस आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। सीता माँ जिस तरह हमारे लिए पूजनीय है, भारत माता भी हमारे लिए पूजनीय है। इस धरती की रक्षा के लिए इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता माँ की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह से आपको भी, युवाओं को भी देश की रक्षा करनी होगी। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब यह देश तुम्हारी देश की रक्षा का दायित्व जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है वह तुम पर है, उन युवाओं पर है, देश के युवाओं पर है। आगे देखिए क्या इसका सौंदर्य क्या है। कवि ने देश की रक्षा हेतु बलिदान के महत्व को बताया है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। ये तो लगभग हर एक काव्यांश में है। प्रस्तुत काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है और वीर रस की अभिव्यक्ति भी है। यहाँ सीता माता और सीता माँ और भारत माता देश की बहन बेटियों के प्रतीक के अर्थ में है। देश की भारत माँ के प्रतीक क्या है और देश की बहन बेटियों के प्रतीक के अर्थ में है। तो ये देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, बड़े ध्यान से इसे कीजिएगा। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, तो इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कह रहा है यहाँ पर कवि? कविता में एक रावण किसका प्रतीक है? किसका? शत्रुओं का प्रतीक है। चार ऑप्शंस हैं, मैं सिर्फ उत्तर को बोलूंगा। खून से जमीन पर लकीर खींचने का क्या आशय है? बलिदान क्या है इसमें? दुश्मन पर हमला करना, सीमाओं पर रक्तपात करना, बलिदान देकर भी शत्रु को रोकना, मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहना। अब देखिए क्या कह रहा है, खींच दो जमी पर, तो यहां पे है मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहना। सीता का दामन किसे कहा गया है? भारतीय संस्कृति परंपरा को, देवी देवताओं की मर्यादा को, देश के स्वाभिमान को, मातृभूमि के सम्मान को। सीता का दामन मातृभूमि के सम्मान को कहा गया है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों से कवि का क्या संकेत है या उसका क्या आशय है? तो यहां पर क्या है देखिए, तुम्हें राम भी बनना है और लक्ष्मण भी। तुम्हें नारी के सम्मान की रक्षा भी करनी है और मर्यादा की भी। तुम्हें युद्ध भी करना है और रक्षा भी। तुम्हें भारतीयता को भी बचाना है और सीमाओं को भी। तो तुम्हें राम भी बनना है और लक्ष्मण भी, ये होना चाहिए। अगला है, एक और रह गया, क्या हो, छूने न पाए सीता का दामन कोई। इसमें क्या है? भारत माता, देश की बहन बेटियां, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों है, पहला भी है, भारत माता भी है और देश की बहन बेटियां भी है। ये बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान दीजिए। इस बार का जो 23 का जो था एग्जाम, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। आगे देखते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस का अंत में यहीं पर करता हूँ और बहुविकल्पीय के स्थान पर अब मैं यहाँ पर कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न करता हूँ कि सीमा पर भारतीय सैनिकों के द्वारा सहर्ष स्वीकारी जा रही कठिन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए और प्रतिपादित कीजिए कि कर चले हम फिदा गीत सैनिकों के हृदय की आवाज़ है। कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी की रचना है। इस गीत के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारतीय सैनिकों का जीवन वास्तव में बलिदान, संघर्ष,
अनुशासन एवं सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना से ओतप्रोत होता है। वे सीमा पर मिलने वाली विविध कठिन परिस्थितियों का सहर्ष सामना करते हैं। भारतीय सैनिक अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष करते रहते हैं। देश की रक्षा में तत्पर भारतीय सैनिक सांस रुकने एवं धड़कनें बंद होने तक अपने कदमों को रुकने नहीं देते। स्वयं का सर्वस्व त्याग करते हुए भी वह हिमालय का मस्तक झुकने नहीं देते। इस प्रकार वह देश की रक्षा के लिए मार्ग में आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए देश के गौरव को बनाए रखते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने सैनिकों के माध्यम से देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोगों की भावना को आलोकित किया है। इस देश की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाला सैनिक ऐसी ही अपेक्षा आने वाली युवा पीढ़ियों से भी करता है। उसे देश के लिए मर मिटना अपने जीवन में सौंदर्य तथा प्यार की प्राप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण लगता है। इसी में जीवन की सार्थकता है। अब अगला प्रश्न है कि कर चले हम फिदा कविता में सैनिक को बलिदान के समय भी दुख का अनुभव क्यों नहीं होता, बताइए। ये उसके बाद उत्तर है कि किसी भी सैनिक का अपने देश या राष्ट्र के लिए बलिदान देना परम धर्म एवं कर्तव्य माना जाता है। इसी धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए एक सैनिक राष्ट्र हित में अपना बलिदान देते समय दुखी नहीं होता, बल्कि गर्व का अनुभव करता है। वह अपनी भारत माता की रक्षा एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी के साथ करता है। इस प्रकार कहा जाना चाहिए कि अपने धर्म और कर्तव्य की पालन करते हुए या कर्तव्य की रक्षा करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए समय वह दुखी नहीं होता, बल्कि गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, जैसा कि हमारे देश के प्रत्येक सैनिक किया करते हैं। यहाँ पे युवाओं को भी संबोधित है। कर चले हम फिदा कविता में साथियों संबोधन का प्रयोग किन के लिए किया गया है? तो कर चले हम फिदा कविता में कवि ने साथियों का संबोधन अपने सैनिक साथियों तथा देशवासियों के युवाओं के लिए किया है। यह संबोधन देश के उन सैनिकों की ओर से है जो देश के लिए स्वयं का बलिदान दे रहे हैं। उन्हें अपने बलिदान पर गर्व है। उन्होंने मरते दम तक देशवासियों का साथ निभाया है, इसलिए वे अपने उन देशवासियों को साथियों के संबोधन से संबोधित कर रहे हैं। साथ ही वे देश के अन्य लोगों को भी अपने समान देश पर मर मिटने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे देश के लिए बलिदान देने वालों के काफिले को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से क्या अपेक्षाएं की हैं? क्या हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह प्रश्न बोर्ड में भी पूछा गया था। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से ये अपेक्षाएं की हैं कि देश की रक्षा करना केवल सैनिकों का ही दायित्व नहीं है, बल्कि प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। प्रत्येक देशवासी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना तन मन धन लगाकर अपने देश की सेवा करे, देश के विकास में अपना यथासंभव योगदान करे और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह का त्याग एवं बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। कवि की उपरोक्त अपेक्षाओं को अधिकांश संवेदनशील एवं जागरूक नागरिक पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी एवं असामाजिक तत्व अपनी इन जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हैं। वे अपने देश को ही कमजोर करने में लगे रहते हैं, अपने देश को खोखला करने में लगे रहते हैं। वे अपने हितों को छोड़कर और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते। हमें ऐसे लोगों को समझा बुझाकर सही मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने जीवन को किस तरह सार्थक मानता है? स्पष्ट कीजिए। कह रहे अपना जीवन सभी प्राणियों को प्रिय होता है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक लंबे जीवन की कामना करते हैं, इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु तत्पर हो जाते हैं। दूसरी तरफ वीर सैनिक का जीवन इसके ठीक विपरीत होता है। वह अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि देशवासियों की आज़ादी और देश पर आए संकट से मुकाबला करने के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने देश की मान मर्यादा, आन बान शान
शान एवं सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके ही अपने जीवन की को सार्थक मानता है। वह किसी भी कीमत पर अपने देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देता। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता में सैनिक को बलिदान के समय भी दुख का अनुभव क्यों नहीं होता? एक सच्चा सैनिक देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को अपना परम धर्म एवं पुनीत कर्तव्य मानता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी देश की सुरक्षा में सेंध नहीं लगने देता। उसके जीवन का हर क्षण बस स्वदेश तथा देशवासियों के हित के लिए भी व्यतीत होता है। वह सदैव भारत माता के शत्रुओं से भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। वह मानसिक रूप से देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मरते समय भी उसे न तो मरने का दुख होता है, न ही उसके जोश में कमी आती है। कोई सैनिक, क्योंकि सैनिक को इस बात का गर्व रहता है कि उसे अपना परम कर्तव्य निर्वाह करने का सुअवसर मिला है, जिसे उसने पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब तो धन्यवाद है, अब धन्यवाद मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं, वह है कि इस जो वीडियो है इसमें मैंने कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न को रखा है और इस तरह से प्रश्न को रखा है कि प्रश्न किसी भी तरह से आए, अगर आपने इसे सुन लिया है, आपने इसे जान लिया है, पढ़ लिया है, तो आप उन सब कोई भी किसी भी तरह से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। प्रश्न तो यहीं से आना है, यही भाव है, ठीक है। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है मुख्य रखने की मैंने कोशिश की, लेकिन आप और भी कर सकते हैं। इससे इतर आने पर आप जो व्याख्या हमने की है या जो हमने उसका प्रतिपाद्य रखा है, वहाँ से उसका उत्तर आप बना सकते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और जब आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, लिखकर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिए, जिससे कि हमारा जोश और बढ़े। मैं अगले वीडियो को फिर से लेकर आऊं। और एक बात और, मेरी आवाज़ बहुत मीठी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपके लिए इस गीत को गीत की तरह पढ़ूं और फिर मैं आपके लिए व्याख्या करूं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, धन्यवाद कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।